हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं घटना चक्र की इतिहास में खबरदार। आज के जो हेडलाइन का नाम रहेगा वो है खबरदार। खबरदार में आज ही रहेगा कि आज भारत का संवैधानिक विकास, यानी आज के जो मेरा टाइटल स्पॉन्सर रहेगा वो खबरदार रहेगा। पूरा के पूरा एपिसोड आज धकाधक एकदम कचाकच चलेगा। सुनिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था दोस्त? तो 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में। अब बताइए 1773 ईस्वी में कौन थे भारत के गवर्नर जनरल? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे बाबू? वारेन हेस्टिंग्स। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था कलकत्ता में। नहीं तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ ना, तब बंगाल के जो गवर्नर था ना, तब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और 3 प्रेसिडेंसी मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कोई दिक्कत है? उच्च न्यायालय की स्थापना की गई कब? तो 1774 में। किस अधिनियम से बाबू? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ना। अच्छा जी, सुनिएगा, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 में। निम्नलिखित में से अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक। अच्छा सर, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, इसी के तहत भारत में यानी कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि यह उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया था और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पूछता है कि जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन 1774 में हुआ था, तो उसके प्रथम बताइएगा कि मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? तो सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है। तथा रॉबर्ट, अब 3 अन्य सदस्य कौन थे बाबू? तो रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर, ली मैस्टर और जॉन हाइड। रॉबर्ट चैम्बर्स 1 हुए, स्टीफन सीजर, ली मैस्टर यह 2 हो गए। दूसरा और तीसरा थे जॉन हाइड। यह 3 व्यक्ति थे। तो आपसे सवाल कैसे करेगा सर, बिल्डअप कैसे करेगा एग्जाम में? आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता में गठित सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश नहीं थे? 4 गो ऑप्शन देगा जिसमें 3 गो ही थे या 1 गो नहीं थे। समझ में आ गया? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी बाबू? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? एक आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो देखिए 1773 के कमियों को दूर करने के लिए 1773 के कमी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। 1700 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और तब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। कोई दिक्कत है? अब पिट्स इंडिया एक्ट के ही तहत तो देखिए 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 चीज़ का गठन हुआ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के देखरेख के लिए, कंपनी के व्यापारिक मामलों के देखरेख के लिए किसका? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियुक्ति हो गया था। इसीलिए देखिएगा, याद करने के लिए बता रहा हूँ, कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कभी भी डायरेक्टर होता है, ठीक है, यानी कंपनी वगैरह में कभी भी डायरेक्टर होता है, यानी वो क्या करता है, इसके कौन डायरेक्टर है? प्रधानाध्यापक या एक डायरेक्टर होते हैं ना, संचालक जिसको आप कहते हैं।
एक होता है कौन, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के देख रेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति किया गया था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति किस एक्ट के द्वारा, तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़िए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित, चलो आइए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे बाबू, तो सर एलिजा इम्पे थे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, तो 1786 ईस्वी का एक्ट के द्वारा, यानी 1786 ईस्वी के एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को, ठीक है, अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था 1786 के एक्ट के द्वारा। अब सुनिएगा 1786 का एक्ट क्या था विस्तार में। यानी 1786 ईस्वी में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए माना कर दिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था। कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नए अधिनियम के अनुसार यह स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। कब, 1786 के एक्ट के द्वारा। आइए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था, तो 1786 के एक्ट के द्वारा। याद रखिएगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि 1786 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने के लिए, यानी उसका परिषद जो था कोई निर्णय दे दिया तो उसके फैसले को रद्द करने का अधिकार किसके तहत मिला बाबू, तो 1786 के एक्ट के द्वारा। ठीक है। 1793 ईस्वी में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्ट्रेट को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहिक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था, तो सुनिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था कि उस समय जो जिला के मालिक होता था ना, यानी जो जिला के कलेक्टर होता था, उसके शक्ति को कमज़ोर किया था। वो कहता था कि एक आदमी के पास इतना अथाह शक्ति उचित नहीं है, अवांछनीय है। अवांछनीय है यानी कहने का मतलब है यह उचित नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पावर दे दिया जाए जिला के। ठीक है। तो इस संदर्भ में कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टर को अधिक शक्ति नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। पूछता है कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को किसने अपनाया था बाबू, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। भारतीय व्यापार, यह देखिए IAS क्वेश्चन 2010 का था। भारतीय व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। कब से, तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। व्यापारी के एक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट। अब ये सर जी जो है ना, आप व्यापारी के एक अधिकार बता देते हैं ना, तो एक मामले नहीं समझ में आता है। अब समाचार विस्तार से सुनिएगा कि जो व्यापारी के एक अधिकार कहने का मतलब दोस्त कि व्यापार का एक आदमी का अधिकार है, यानी भारत से केवल ब्रिटिश ही व्यापार कर सकता था। 1813 से पहले भारत से केवल ब्रिटिश ही क्या कर सकता था, व्यापार कर सकता था। उसका व्यापारी के एक अधिकार था। समझ में आ गया ना, यानी एक ही व्यक्ति का अधिकार था। अब बताइए, हम ही जब आपसे सामान खरीदेंगे तो खरीदेंगे, तो इसमें हमारा मनमौजी ना हो जाएगा कि हम 10 रुपये देंगे, 8 रुपये देंगे, 5 रुपये दे देंगे। समझ में आ रहा है ना बात है। तो व्यापारी के एक अधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया दिया गया, बशर्ते 2 चीज़ छोड़कर, चाय और चीन के साथ छोड़कर। समझ में आ रहा है, यानी चाय और चीन को छोड़कर व्यापारी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया कि अब कोई भी भारत के साथ व्यापार कर सकता है। पहले ब्रिटिश केवल करता था। यही होता है एक अधिकार के मतलब, एक आदमी का अधिकार। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? कौन सा एक कारण है बाबू? तो इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। सुनिएगा, कह रहा है कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? आखिर काहे सर 1813 के चार्टर एक्ट हम समझने के लिए महत्वपूर्ण है? काहे सर? काहे कि सुनिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट महत्वपूर्ण बनाने हेतु प्रावधान यह था कि 1 लाख रुपया वार्षिक विद्वान भारतीय के प्रोत्साहन, साहित्य के सुधार और पुनरुद्धार के लिए दिया जाना था। यानी कहने का मतलब बाबू कि 1 लाख रुपया वार्षिक विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन, साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए दिया जाना था। भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति तथा आरंभ करने के लिए पृथक रख दिया गया। इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता में शिक्षा का बीड़ा उठाया। यानी कहने का मतलब बाबू 1813 के ही चार्टर एक्ट था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीयों के लिए शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। कौन सा चार्टर एक्ट? 1813 के चार्टर एक्ट। इसी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार और बसने की स्वतंत्रता दी गई। कोई दिक्कत है? इसलिए चार्टर एक्ट 1813 इम्पोर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 के प्रावधानों में से कौन कौन सही है? तो सुनिएगा, सही कौन कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का समापन किया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का समापन हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम दिया गया। यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, देखिए सबसे पहले बंगाल का गवर्नर हुए, उसके बाद में क्या हुआ कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। तो उसके द्वारा क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर 1833 के चार्टर एक्ट आया, तो इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। कोई दिक्कत है? चलिए, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। यानी लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति किसके द्वारा दी गई थी बाबू? की गई थी तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आप लोग जानती हैं। सुनिएगा, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। तो 1853 ईस्वी में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा यानी वही सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। तो 1853 ईस्वी में, यानी 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य अधिकारी का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या उस समय 24 से घटाकर 18 कर दी गई और 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? तो चार्टर एक्ट 1853। इसने क्या किया था कि पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था। कौन बाबू? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में एक अभिक्रियाशील विधान परिषद का सृजन हुआ था। निम्न में से किस एक वर्ष ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय यानी साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो 1922 ईस्वी में। कब बाबू? 1922 ईस्वी में इंग्लैंड और भारत में दोनों जगह साथ साथ सिविल परीक्षा होना कब से शुरू हुआ? 1922 ईस्वी से। अच्छा सर, सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। 1922 में सिविल सर्विस की परीक्षा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो कौन से कथन सत्य है बाबू? तो सुनिएगा, सत्य कथन बता रहा हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी
थी। यह प्रावधान 1919 में किया गया। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया था। बिल्कुल सही है कि 1941 आते आते सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले भारतीयों की संख्या यूरोपीय वासियों से अधिक हो गई, यानी अंग्रेजों से अधिक भारतीयों की संख्या हो गई। कोई दिक्कत है? ये ह्यूम कौन थे? यूरोपवासी थे। एलन न्यूटन ह्यूम, जिसने 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किया था। तो सवाल ये है कि बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना बम्बई में किस भवन में हुआ था? ये सवाल है। ठीक, सुनिए। कंपनी के वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राज्य संबंधित मामलों को एक नियंत्रण संबंधित मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। पिट का भारतीय अधिनियम 1784 था। सुनिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा क्या किया गया था कि कंपनी के वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राज्य संबंधित मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 द्वारा हुआ। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा हुआ। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने, बसने तथा कार्य करने की अनुमति किस चार्टर एक्ट द्वारा बाबू? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। यानी 1833 के जो चार्टर अधिनियम था, इसके द्वारा क्या किया गया कि कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। यानी एक कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में, हाँ, किस में? तो गवर्नर जनरल के परिषद में। तो यह किस अधिनियम द्वारा? तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के देखरेख के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापारिक मामलों के देखरेख करने के लिए। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय या व शक्कर, यानी चीनी, चाय व चीनी है शक्कर के व्यापार का, चलिए दोस्त आइए, तो किस अधिनियम द्वारा बाबू चाय और शक्कर के व्यापार एक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो सुनिएगा, इसे डी माना है, यानी चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम द्वारा। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा चाय और चीनी यानी शक्कर को छोड़कर ब्रिटिश कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एक अधिकार को खो दिया। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा आ गया ना, चाय और चीनी को खो दिया गया। देखिए 1813 के अधिनियम द्वारा ये दोनों को छोड़कर एक अधिकार समाप्त था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया कि इहो खत्म कर दिया गया, यानी चाय और चीनी को भी क्या कर दिया गया बाबू? समाप्त कर दिया गया। कोई दिक्कत है? तो इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सुनिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट क्या कहता है? तो प्रमुख इसका प्रावधान है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया कि कंपनी के विशेष एक अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं घटना चक्र के नागरिक शास्त्र, यानी इसको कहते हैं राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद में आज हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं, आज के चर्चा के विषय रहेगा विधानसभा। नीतीश चाचा बदल गए हैं, दादा, हमने के दादा लगियन। ठीक है। तो विधानसभा पर आज जबरदस्त चक्कर होगा, चर्चा होगा ना, चक्कर थोड़ी ना होगा, चर्चा होगा। ठीक है। चलिए दोस्त, देखिए, संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। यानी राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 168 से 212 तक है। और संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। 168 से 212 तक।
अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्य जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल का जो गठन होगा वह राज्य के विधान परिषद, जिस राज्य में हो उस राज्य की बात कर रहे हैं, जिस राज्य में विधान परिषद हो उस राज्य के विधान परिषद, फिर विधानसभा और क्या सर, तो राज्यपाल, ये तीनों को मिलाकर किसका गठन किया जाएगा? विधानमंडल का गठन किया जाएगा। बात समझ में आ गया क्या? अच्छा, कौन सा अनुच्छेद कहता है बाबू? अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 169 कहता है कि विधान परिषद, राज्यों में विधान परिषद का गठन, यानी राज्यों में विधान परिषद का गठन कौन सा अनुच्छेद बाबू? अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के बात करें कि कौन कौन सा राज्य में विधान परिषद का गठन हो चुका है, तो भारत के वर्तमान में 6 राज्य में विधान परिषद है। 6 राज्य के नाम सुनिएगा, बिहार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में बाबू क्या है? विधान परिषद की गठन हो चुकी है। अभी आंध्र प्रदेश समाप्त करने के लिए अपील कर रहा है और पश्चिम बंगाल लागू करने के लिए अपील कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? कोई नौकरी छोड़ने पर तैयार है, कोई नौकरी लेने वाला है। खुद ही कहते हैं, यहीं कोई जन्म ले रहा है तो कोई मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। तो यही दुनिया का रीति रिवाज है, ठीक है। कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है तो कोई मुख्यमंत्री पलटा पलटी करके तैयार है। खुद ही कहते हैं खुद बनने के लिए तैयार है। तो जो भी हो, मतलब कि ये सब चलता है। अच्छा सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 75। बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 275, विधानसभा की सीटों की संख्या 243 और बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 403, लोकसभा की सीटों की संख्या 80, लोकसभा की सीटों की संख्या 80, ठीक है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या वहाँ कितना है? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में 80। कितना है? 80, ठीक है, ठीक है। वहाँ पर राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा के 80। अब बिहार में 16 है, बिहार में 16 है राज्यसभा के सीटों की संख्या। 40 से यहाँ पर क्या है? 40 है। 40 लोकसभा के बिहार में कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 40 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा के 40 सीट। चलिए, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170। चलिए तो दोस्त, अनुच्छेद 170। अच्छा, यहाँ पर थे ना हम लोग विधानसभा में, तो सुनिए बिहार के शुभ समाचार सुनिएगा। बिहार में लोकसभा की सीटें अगर कहेगा तो 40 है, विधानसभा की सीटें कहेगा तो 243 है। अच्छा सर, अगर कहेगा कि यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 16 सीटें हैं, ठीक। अब विधान परिषद की कहेगा कि सीटें कितनी है, तो 75। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें पूरे भारत में, तो 403, लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31 और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, तो 100, पूरे के पूरे 100। अच्छा, राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है बाबू? 200, पूरे के पूरे 200। सुनिएगा, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। सुनिएगा, अनुच्छेद 170 कह रहा है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक विधानसभा 500 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 170 कहता है और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं, ठीक। सुनिए, वर्तमान राज्यों में सिक्किम में कितना है बाबू? अपवाद में, ये सब जितना बता रहा हूँ ये सब अपवाद में है, यानी कम से कम ये लोग के पास 60 भी नहीं है। तब वर्तमान में सिक्किम है, उसके पास 32 विधानसभा की सीट है। अच्छा सर, गोवा जिसके पास 40 है, और क्या इस सब का जो है ना 2 राज्य का, यहाँ के बात करें तो 60 से कम विधान सदस्य वाले विधानसभा हैं। कहाँ के? तो सिक्किम के और गोवा के। तो गोवा में कितना बाबू? 40 गो।
इसके अतिरिक्त पुदुचेरी जो राज्य क्षेत्र है ना, यानी संघ शासित प्रदेश जो है, उसमें 30 सदस्य निर्वाचित तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य के है? उत्तर प्रदेश की है। सबसे बड़ी विधानसभा बाबू उत्तर प्रदेश की है, 403। कितना? 403। आइए, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन भारत सरकार का निर्वाचन आयोग करता है। यानी सुनिए, राज्य के विधानसभा के निर्वाचन का संचालन जो है ना, भारत का निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हुआ था। ठीक है। और संविधान अंगीकार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। आइए देखिए, सबसे बड़ी यहाँ तो हो गया समस्त। सुनिए, अनुच्छेद 170 के 2 कहता है कि प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया गया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य के यथासाध्य एक ही हो। यानी कहने का मतलब बाबू कि जितना भी विधानसभा के सीटों का निर्धारण किया जाता है ना, तो वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से, न कि एरिया के हिसाब से। बात समझ में आ गया क्या? भारत के अगर सबसे क्षेत्रफल में सबसे अधिक राज्य कौन है? सबसे बड़ा राजस्थान है। लेकिन देखिए, वहाँ बिहार से भी कम विधानसभा की सीटें हैं। यानी बिहार में 243 है विधानसभा की सीटें, तो वहाँ विधानसभा की 200 ही सीटें हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ बिहार से जनसंख्या राजस्थान में कम है। समझ में आ गया ना? तो जो भी विधानसभा के सीटों या लोकसभा की सीटों का बंटवारा हमारे देश में किया गया है, तो यह ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट या कंट्री। आई मीन टू से दैट बाबू कि वहाँ पर जो भी लोकसभा या विधानसभा की सीटों की संख्या है ना, वहाँ की जनसंख्या के पर आधारित है। यानी वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है, ना कि वहाँ के क्षेत्रफल पर। नॉट ऑन एरिया, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? या लेट्स गो। चलिए, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह विभाजन 2001 के जनगणना पर आधारित है। यह अधिनियम 2001 के जनगणना पर आधारित है। यानी 87वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है। इसके तहत क्या हुआ कि 2001 की जनगणना पर आधारित है। जितना भी अभी विधानसभा लोकसभा की सीटें जिस राज्य में जितना भी है, उस राज्य में 2001 की जनसंख्या के अनुसार विभाजित किया गया है, न कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार विभाजित किया गया है। आगामी जो 2026 से पहले या बाद में जो जनगणना होगा ना, ऑन दैट बेसिस, उसके बेसिस पर क्या किया जाएगा कि लोकसभा यानी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी क्या कहते हैं इसको, ये विधानसभा के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए या एमपी, ये सब के चुनाव जो है किस आधार पर किया जाएगा? जनसंख्या के आधार पर। यानी 2026 के आसपास जो होने वाला है जनगणना, उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए, विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तभी अपने निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। यानी विधानसभा अध्यक्ष कि यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष के बीच बराबर मत आ जाए, तब वह अपना विधानसभा अध्यक्ष अपना मत का उपयोग करेगा। इसी तरीक़ा से लोकसभा के अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का उपयोग अनुच्छेद 100 के 1 के तहत करता है। अनुच्छेद 94 में है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर तब तक आसीन रहेगा जब तक कि नए लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन होकर नहीं नया अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो जाए। चलिए, आइए तो देखिए, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। यानी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों के संपादन कौन करता है बाबू? तो उपाध्यक्ष करता है। कोई दिक्कत है? अच्छा, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या, जो कि वर्तमान में 1971 की जनगणना पर आधारित है, वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली
पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यहीं रहेगी। यानी 2026 तक बाबू जो लोकसभा विधानसभा की सीट है ये हिलना डोलना नहीं है, यह यथावत रहेगा। ठीक है। जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14 के 3 के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित की गई है, जिसमें 24 सीटें पाक यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK के लिए 24 सीटें हैं होने के कारण रिक्त रखी जाएंगी। यानी 107 में 24 सीटें किसके लिए फिक्स है बाबू? तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए यानी पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र के लिए रखी जाएंगी। इस प्रकार वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है बाबू? तो 83। कितनी है? 83, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 90 कर दिया गया। यानी वर्तमान में पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें कितनी? तो 90। ठीक है। इस प्रकार वर्तमान में जम्मू और कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 83 प्रावधानित है। यानी टोटल कितना बाबू? तो 83 प्रावधानित है। 83 पर चुनाव होता है। देखिए, दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। यानी देखिए, दिल्ली, पुदुचेरी या जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर कि विधानसभा का चुनाव होता है। चलिए दोस्तों, तो एकदम गर्मा गर्म अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं हैं। यानी अनुच्छेद 173 में कहता है बाबू कि विधानसभा के कौन कौन से सदस्य के लिए योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए। तो सुनिएगा, वह भारत का पहला चीज़ नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो तथा उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। अगर विधानसभा के चुनाव अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आपका आयु 25 वर्ष होगा, फार्म भर सकते हैं। और क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, भारत का वह नागरिक हो। ठीक है। अनुच्छेद 173 कहता है, अनुच्छेद 173 कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 332 क्या कहता है बाबू कि विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। यानी अनुच्छेद 332 में क्या कहता है कि जो विधानसभा के में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित यानी SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्या चीज़? तो आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में बाबू? अनुच्छेद 332 में। सुनिए, विधान परिषद अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्पादन के लिए उपबंध कर सकती हैं। यानी कहने का मतलब है बाबू कि अनुच्छेद 169 कहता है कि इसके तहत क्या होगा कि किसी राज्य में विधान परिषद के गठन और वहाँ पर किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा किया जा सकता है। किसके कहने पर? तो राज्य के विधानसभा के कहने पर। यानी राज्य के अगर 2/3 सदस्य अगर चाहेंगे, अगर पूर्ण बहुमत से एक पत्र देंगे किसके पास? संसद के पास, तो संसद वहाँ पर विधान परिषद लगा सकती है यानी स्थापित कर सकती है। कोई दिक्कत है? आगे विघटन कैसे होगा? तो विधानसभा के द्वारा ही, विधानसभा के पूर्ण बहुमत के द्वारा ही राज्य में विधान परिषद विघटित होता है। ठीक है। इसके सदस्यों के यानी विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। और इनके सदस्यों का आयु के बात करें तो 30 वर्ष आयु होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष आयु होना चाहिए। इसमें कम से कम कितना? तो 40 सदस्य होते हैं। कम से कम कितना? 40 सदस्य होते हैं। ठीक है। अच्छा सर, और क्या था? किसी राज्य में आप इतना बात समझे कि उस राज्य में उस राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए बाबू? तो वहाँ के विधानसभा के सीटों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। 1/3 से अधिक कम से कम कितना? 40। कम से कम 40। कोई दिक्कत है? तो बताइए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सबसे अधिक संख्या है कितना? तो 100 सदस्य हैं। ठीक है।
सुनिए, अनुच्छेद 173 कहता है कि अनुच्छेद 173 के तहत विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएँ निहित है, जबकि अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता हेतु निरर्हताएँ का उल्लेख है। यानी 173 में है कि क्या क्या आपकी योग्यता होना चाहिए विधानमंडल के लिए, अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 191 में है कि विधानमंडल की सदस्यता हेतु निरर्हताओं का उल्लेख है, किसमें, अनुच्छेद 191 में। यानी कब आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा उसके बारे में अनुच्छेद 191 में चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 191 में तो हो गया। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष तथा विधानसभा के निर्वाचित होने के लिए आयु कितना चाहिए बाबू, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कोई व्यक्ति 2 माह या 60 दिन तक अगर बिना बताए कोई लेटर दिए अगर संसद से या विधानसभा से अगर वो बाहर रहता है तो अनुच्छेद 190 कहता है कि विधानसभा से अगर अनुच्छेद 190 के तहत 190 के 4 में कहा गया है कि अगर विधानसभा का कोई सदस्य 60 दिन तक बिना बताए या बिना कोई सूचना के अगर 60 दिन तक विधानसभा में उपस्थित नहीं होता है यानी अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है लोकसभा में, किसका, तो राहुल गांधी वायनाड दे रहे हैं, घूमते रह गए, आप पता चला कि इन्हें ख़त्म कर दिया, उनका सदस्यते ख़त्म कर दिया। तो वर्तमान में आम सदस्य हैं, न तो वह लोकसभा के कहीं से सदस्य हैं, न तो आम नागरिक हो गए हैं। आज के डेट में क्या हो गए हैं बाबू, आम नागरिक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इन्हीं तरह से प्यार दुलार बढ़ाते रहिए, वीडियो को लाइक करें ज़रूर। और मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के मेंस में लग जाइए, मेंस की तैयारी करते रहिए। मेरे तरफ से शुभकामनाएं। आप क्यूज को देखते रहिए लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया।